जब वे अस्पताल की ओर जा रहे थे तो सनी और एफी दोनों ही कभी चिंतित तो कभी भ्रमित महसूस कर रहे थे। बारिश की वजह से सड़कें जाम हो गई थीं, नालियों के टूटने से जगह जगह पानी की झागदार धारें निकल रही थीं, जिससे कुछ बाहरी गलियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई थीं। ऊंचे पीटीवी तो गड्ढों से होकर निकल गए, लेकिन छोटे वाहनों को सड़क के बीचों बीच धीरे धीरे रेंगते हुए जाना पड़ा। दुर्भाग्य से सनी की जंग खा चुकी गाड़ी भी ऐसी ही थी। मेरा गैंडा, कभी नहीं, सनी ने आह भरी। उस क्षण एफी ने अंततः कहा, वह क्यों चाहेंगे कि हम उनका मामला संभालें? उसकी आवाज़ संदेह से भरी थी। सनी कुछ देर तक हिचकिचाया, फिर कंधे उचका दिए। ये तो निर्भर करता है, क्या उसे सचमुच कुछ याद नहीं है या हमें बेवकूफ़ बनाया गया था? खैर, वहां पहुंचने पर पता चल ही जाएगा। एफी ने मुंह बनाया। सुनो साथी, तुम शायद उस आदमी को अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन मुझे उसके साथ 2 दुष्स्वप्नों पर विजय पाने का दुर्भाग्य मिला। इसलिए जब मैं तुमसे कहता हूं तो मेरा विश्वास करो, वह एक राक्षस है। और किसी शांत, सेक्सी तरीके से नहीं, बल्कि खौफनाक तरीके से। इस कमीने तरीके में कुछ बहुत गलत है। वह एक क्षण के लिए रुकी, फिर गंभीर स्वर में बोली, सबसे पहले, जैसा कि आप शायद पहले से ही जानते होंगे, वह अमर है। महान कुल वेलोर और उसके अपने पिता ने उसे मारने का कोई रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। वे बस इतना कर सके कि जंजीरों से घिरे द्वीपों पर स्थित एक गढ़ को एक ऐसी जेल में बदल दिया जहां से उसे बचाया नहीं जा सकता था, जिसमें एक पारलौकिक रक्षक और 100 खोए हुए रक्षक भी थे। लेकिन वह फिर भी बच निकला, और इस प्रक्रिया में उस गढ़ में सभी का नरसंहार कर दिया, केवल कैसी ही बची थी। सनी उदास होकर मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। एफी ने उसे उदास भाव से देखा। दूसरे दुष्स्वप्न में उसने एक पूरे राज्य का कत्लेआम कर दिया। फिर उसने गीत और वीरता को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और काली खोपड़ी की लड़ाई को भड़काया। अगर उसकी चालबाजियां न होती तो विस्परिंग ब्लेड और देवता ही जाने कितने लोग अभी भी जिंदा होते। हमने एरियल के मकबरे में उसके पारलौकिक स्व के एक अपवित्र संस्करण को सचमुच लाखों लोगों को निगलते देखा। वह चीज़ कोई घृणित चीज़ नहीं थी, वह अपने आप में एक पूरा राष्ट्र था। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई, और हालांकि उसने वास्तविक दुनिया में लाखों लोगों को निगला नहीं, उसने अकेले ही एक पूरे महान कबीले को निगल लिया और ख़त्म कर दिया। इतना ही नहीं, ऐसा करके उसने संप्रभुओं के बीच युद्ध का रुख पूरी तरह से बदल दिया, जिससे कि सोन को जीतने का मौका मिल गया। अगर मॉर्गन और जेट ने बेस्टियन में जो चाल चली होती वह न होती, तो वह पूरे स्वॉर्ड डोमेन पर भी विजय प्राप्त कर लेता, बिना किसी सेना के, अकेले ही। उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। फिर भी तकनीकी रूप से उसने वह कर दिखाया जो वह वहां करना चाहता था, बिना उसमें पैर रखे ही एनविल से एक महान गढ़ चुराकर। और उस शापित दानव के बिना, जिसे तुमने किसी तरह सुलाकर मुझे सौंप दिया, कौन जाने क्या होता। बहरहाल, ये तथ्य कि एक साधारण संत को संभालने के लिए एक शापित दानव की जरूरत थी, मॉडरेट ऑफ नोवेयर के बारे में सब कुछ कह देता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि उसने तुम दोनों की तरह सर्वोच्चता की ओर अंतिम कदम न उठाया हो, लेकिन उसने लगभग सब कुछ किया। एफी ने भौहें चढ़ाईं। उस आदमी का दिमाग ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं। तुमने उसकी आंखों में देखा तो तुम्हें पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं पता कि उसमें क्या कमी है, लेकिन जो भी हो, यही वो चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है। इंसान। सनी ने उसे सूक्ष्म भाव से देखा और विचार करने लगा। कुछ याद आ रही है। एफी के शब्दों ने उसे शून्य के राजकुमार की अपनी पुरानी धारणा की याद दिला दी थी, और अचानक ऐसा लगा कि इसमें कुछ ऐसा था जो एक मायावी अर्थ को छुपा रहा था। उसके दिमाग में धीरे धीरे एक बेहद अजीब विचार पनप रहा था। ये सच होने के लिए थोड़ा ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा उपयुक्त भी कि इसे यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता था। ये तो असंभव है न? वह कुछ क्षण रुका, फिर पूछा, क्या आपको भी यही अनुभूति हुई जब आपने हमारे सीईओ मित्र की आंखों में देखा? एफी ने अपनी भौहें उठाईं, इसके बारे में सोचा और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। कुछ हद तक। वास्तव में नहीं, कम से कम उसी तरह तो नहीं। सनी ने धीरे से सांस छोड़ी। मिराज सिटी में मॉडरेट से मिलने से पहले उसे कभी भी इस तरह की किसी बात का संदेह नहीं हुआ होगा, लेकिन अब एक पूरी तरह से नई संभावना अचानक कहीं से उभर कर सामने आई है, जिससे वह हर चीज़ पर सवाल उठा रहा है। क्या तुम्हें याद है कि मॉडरेट ने तीसरे दुष्स्वप्न में क्या कहा था? एफी ने 1-2 बार पलकें झपकाईं। क्या तुम्हें इसके बारे में पता भी है? वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नेफ की तकिया वार्ता में मॉडरेट के बारे में बात भी शामिल होगी। सनी ने उसे घूर कर देखा। हाँ, मुझे पता है। और तुम हमारी तकिया वार्ता की कल्पना क्यों कर रहे हो? एफी हंसा। वैसे भी मॉडरेट ने थर्ड नाइटमेयर में बहुत सी बातें कही हैं। आपका खास तौर पर क्या मतलब है? सनी ने लेन बदलने के लिए गाड़ी का पहिया घुमाया और एक गड्ढे से बचने की कोशिश की, जो इतना गहरा लग रहा था कि उसकी कार का अजीब विस्फोट इंजन उसमें डूब सकता था। उसका और आत्मा चुराने वाले का दोष। उसने कहा कि वह अपना दोष दुष्स्वप्न में साथ नहीं लाया,
क्योंकि इतनी खतरनाक चीज साथ लेकर चलना मूर्खता होगी। एफी ने भौहें उठाईं, फिर सिर हिलाया। ओह वह जरूर, मुझे याद है। आखिरकार आप ऐसा कुछ रोज तो नहीं सुनते। सनी ने भौहें चढ़ाईं। मैं हमेशा यही मानता था कि या तो वो झूठ बोल रहा होगा या किसी चीज के बारे में बात कर रहा होगा। जानते हैं, परियों की कहानियों की तरह, जहां कोई दुष्ट प्राणी अमर होने के लिए अपनी मौत को खुद से अलग कर लेता है, फिर उसे किसी साधारण चीज की आड़ में छिपा लेता है, जैसे सुई वगैरह, तो वो सिर्फ उसी सुई से मारा जा सकता था। लेकिन क्या हो अगर मॉडरेट किसी चीज के बारे में बात ही न कर रहा हो? क्या हो अगर? वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर झिझकते स्वर में पूछा, क्या होगा यदि उसका आशय किसी व्यक्ति से हो? एफी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और भ्रमित भाव से उसे घूरने लगी। रुको, क्या तुम ये कह रहे हो कि मॉडरेट का दोष एक व्यक्ति है? उसने कुछ बार पलकें झपकाईं। नहीं, रुको, तुम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि ये एक इंसान है, तुम ये कह रहे हो कि ये वेलोर ग्रुप का सीईओ है। ये दो हैं उस कमीने के। एक राजकुमार तो पहले से ही बहुत ज्यादा था। दो का एक साथ घूमना वाकई भयानक लग रहा था। लेकिन ये तो फिट बैठता है ना? धिक्कार है। सनी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और चुप रहने का फैसला किया। हालांकि आखिरकार उन्हें जवाब देना ही पड़ा। खैर, मुझे नहीं पता, लेकिन मॉडरेट का दर्पणों और प्रतिबिंबों के साथ हमेशा एक अजीब रिश्ता रहा है। क्या होगा अगर उसका दोष वास्तव में उसका प्रतिबिंब हो? वह एक क्षण के लिए रुक गया, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अचानक उसके दिमाग में कुछ और बात आई। लानत है, वास्तव में हम नहीं जानते कि उनमें से कौन सा असली है। क्या होगा यदि हम जिस मॉडरेट को जानते हैं वह उसका प्रतिबिंब हो? मॉडरेट ने 12 साल की उम्र में अपने पहले दुष्स्वप्न पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए 12 साल की उम्र में ही उसे अपना दोष भी प्राप्त हो गया था। यदि वह सचमुच 2 टुकड़ों में टूट गया होता और उसके 2 हिस्से दुनिया भर में घूम रहे होते, फिर उनमें से एक को महान कबीले वेलोर द्वारा तिरस्कृत किया गया, 7 वर्षों तक कैद में रखा गया, फिर वह अपने पिंजरे से भाग निकला और कुछ भी नहीं जानने वाला राजकुमार बन गया। जबकि दूसरा, कल्पना के दानव के महान दर्पण द्वारा रची गई अद्भुत कल्पना में लगभग 2 दशक बिताता। एक ऐसी जगह जो पूरी तरह उसके इर्द गिर्द घूमती, जहां उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती। मिराज सिटी में। जब तक वे अस्पताल पहुंचे, बारिश और भी तेज हो गई थी। सनी और एफी पार्किंग स्थल से दौड़ते हुए प्रवेश द्वार तक पहुंचे, जहां पीले रेनकोट पहने मजदूरों के समूह इमारत के चारों ओर रेत की बोरियों से बैरिकेड बनाने में व्यस्त थे। सुबह सुबह बाढ़ की चेतावनी जारी होने के बाद शहर के कई हिस्सों में भी यही हो रहा था, और वेलोर ग्रुप द्वारा स्वयंसेवकों की एक छोटी सेना को तैनात किया गया था। अस्पताल की लॉबी की सूखी सुरक्षा में गोता लगाने से पहले सनी ने धूसर आकाश के तूफानी विस्तार की ओर देखा। भारी आकाश ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण फट जाएगा। मुझे पानी से नफरत है। अपना सिर हिलाते हुए वह एफी के पीछे अंदर चला गया। उन्हें उस वीआईपी वार्ड तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा जहां मॉडरेट का इलाज चल रहा था। वह वार्ड, अगर उसे ऐसा कहा भी जा सकता था, किसी मरीज के कमरे से ज्यादा किसी आलीशान होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट जैसा लग रहा था। ये निश्चित रूप से सनी के पूरे अपार्टमेंट से कहीं ज्यादा बड़ा था, और उसमें इतनी भव्यता थी जिसकी कल्पना तो बहुत कम लोग कर सकते हैं, अनुभव करना तो दूर की बात है। वह आदमी खुद अपने एक सहयोगी से कुछ बात करते हुए एक और बेदाग ढंग से सिलवाया हुआ स्टाइलिश सूट पहनने की तैयारी में था। मॉडरेट के गाल पर चिपकने वाली पट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा था और उसकी चिकनी त्वचा पर जगह जगह कुछ खरोंचें थीं, लेकिन इसके अलावा वह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था जो किसी जानलेवा वाहन टक्कर में बाल बाल बचा हो। वास्तव में वह अजीब तरह से प्रसन्न दिख रहा था। जासूस! उन्हें देखकर मॉडरेट मुस्कुराया। तुम बिल्कुल समय पर आ गए। मुझे छुट्टी मिलने वाली है। क्या तुम मेरे साथ ऑफिस तक आओगे? हम कार में बात कर सकते हैं। सनी और एफी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर वेलोर ग्रुप के घायल सीईओ को गौर से देखा। हो सकता है कि वे आवश्यकता से अधिक कुछ क्षणों तक चुप रहे हों। हाँ, कोई समस्या नहीं, मॉडरेट मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, तो फिर क्या हम चलें? आखिर उसे क्या हो गया है? वेलोर ग्रुप के सीईओ को ऐसा नहीं लगा कि मॉडरेट सनी को कुछ पता था। वह बहुत नर्म, भरोसेमंद और अच्छा था। हालांकि वह बिल्कुल सामान्य भी नहीं लग रहा था। वह इतना खुश क्यों था? भले ही उसे हत्या के प्रयास में गंभीर चोटें न आई हों, फिर भी यह एक दर्दनाक अनुभव था। अगर सनी सही था और मॉडरेट के इस रूप ने अपना ज्यादातर जीवन मिराज सिटी में बिताया था, तो उसे मौत से ज्यादा सामना नहीं करना चाहिए था। हत्या और हिंसा का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे लोग आमतौर पर अपनी जान पर हुए हमले से बचने के बाद सकारात्मक ऊर्जा से भरे नहीं होते। शायद वह जीवित रहकर खुश है। वे मॉडरेट के पीछे पीछे उसी रास्ते से वापस आ गए जिस रास्ते से आए थे। जैसे ही वे वापस आए, सनी ने वह सवाल पूछा जो पिछले कुछ घंटों से उसे परेशान कर रहा था।
माफ़ कीजिए श्रीमान मॉडरेट, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने मेरे साथी और मुझे अपने मामले में नियुक्त करने का अनुरोध क्यों किया? मॉडरेट ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। क्यों? अच्छा, मुझे लगता है कि आपने कुछ प्रभाव डाला है। सनी ने अपना सिर हिलाया। आपको पता होना चाहिए कि आप एक अन्य मामले में संदिग्ध हैं जिसकी हम जांच कर रहे हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि इसमें कुछ हद तक हितों का टकराव है, और यह भी कि आपके जैसे दर्जे का व्यक्ति आमतौर पर 2 जासूसों द्वारा पूछताछ किए जाने पर बुरा महसूस करेगा। आपके पास उपलब्ध विशाल संसाधनों को देखते हुए हम आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प तो नहीं हैं, है ना? मॉडरेट ने अपनी अजीब दर्पण जैसी आंखों में मनोरंजन के संकेत के साथ उसे देखा। इसके विपरीत, जासूस, यह आपको सबसे अच्छा विकल्प बनाता है। एफी हंसी। आपका क्या मतलब है? जैसे ही वे लिफ्ट में दाखिल हुए, मॉडरेट ने अपने साथियों को रुकने का इशारा किया। केबिन में सिर्फ 3 लोग होने के कारण उन्होंने शांति से कहा, मेरे जैसे किसी की हत्या करना आसान नहीं है। मेरी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी है। फिर भी किसी ने पुल पर मेरी कार पर घात लगाकर हमला किया। कम से कम उन्हें मेरे रास्ते और मंजिल का तो पता रहा होगा। इसका मतलब है कि मेरा शेड्यूल लीक हो गया था। उससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने उसी सुबह अचानक अपना शेड्यूल बदल दिया था। तो जिसने भी मेरा शेड्यूल लीक किया होगा वह मेरा काफ़ी करीबी होगा, शायद मेरे करीबी लोगों में से ही कोई होगा। वह एक क्षण के लिए रुका, फिर आह भरी। और हालांकि मैं शेखी नहीं बघारना चाहता, लेकिन मुझे ये बताना होगा कि वेलोर ग्रुप का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। हम इतने विशाल और शक्तिशाली हैं कि हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि इस हत्या का आदेश कंपनी के ही किसी व्यक्ति ने दिया हो। आप पहले ही वेलोर ग्रुप के उच्च अधिकारियों के दबाव को नज़रअंदाज करने की अपनी इच्छाशक्ति दिखा चुके हैं, बहुत कम लोग ऐसा करेंगे। तो देखिए, इस मामले की जांच के लिए आप दोनों सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। सनी ने अजीब भाव से मॉडरेट को देखा। युवा सीईओ की बातें तो बहुत सही थीं, लेकिन उनके तर्क में कुछ गड़बड़ भी लग रही थी। हत्या के प्रयास की जांच करने से सनी को मॉडरेट और वेलोर ग्रुप की आंतरिक कार्यप्रणाली तक आसानी से पहुंच मिल जाएगी, इसलिए वह मना नहीं करने वाला था। ऐसा नहीं है कि कप्तान ने उन्हें मना करने का विकल्प दिया था। तो मूलतः आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिराज सिटी में हम ही 2 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें आप जानते हैं कि खरीदा नहीं जा सकता। मॉडरेट खांसी। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं कहूँगा। मुझे यकीन है कि मिराज सिटी पुलिस विभाग में अनगिनत ईमानदार और भरोसेमंद लोग हैं। बस मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। सनी ने सिर हिलाया। तुम कहते हो तो? वे अस्पताल की लॉबी में पहुंचे, जहां मॉडरेट के दल का एक और हिस्सा पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसे, सनी और एफी को बारिश से बचाने के लिए 3 छतरियां खोली गईं और उन्हें एक निजी पार्किंग में एक आलीशान पीटीवी तक ले जाया गया, जो दुर्घटना में नष्ट हुई कार से अलग थी, लेकिन वैसी ही आलीशान और शानदार थी। मॉडरेट मुड़ा। आप अपनी ही कार से आए होंगे। मैं आपको असुविधा नहीं देना चाहता, इसलिए मैं अपने ड्राइवर से कहूँगा। ओह! वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे पर शोकपूर्ण भाव उभर आया। मॉडरेट से मिलने आने से पहले सनी ने अस्पताल प्रशासन से प्राप्त की गई फाइल पर नज़र डाली। मुझे आपके नुकसान के लिए खेद है। मैंने सुना है कि उनका निधन ऑपरेशन कक्ष में हो गया। मॉडरेट कुछ क्षण चुप रहा, फिर सिर हिलाया। हाँ, मुझे बताया गया है कि उसने ऐसा किया था। उनके निजी सहायक ने ड्राइवर की सीट ले ली, जबकि मॉडरेट, सनी और एफी यात्री डिब्बे में प्रवेश कर गए। एक मुलायम चमड़े के गद्दे पर लेटते हुए सनी ने अजीब भाव से चारों ओर देखा। क्या बकवास है। उन्होंने मान लिया था कि सभी पुराने पीटीवी उनके लिए दयनीय जंग खाए बकेट की तरह हैं। लेकिन मॉडरेट तो इस पूरे समय पहियों पर बने महल में घूम रहा था। नहीं, ये तो बस पहियों पर उनका बैकअप महल था। सनी ने कुछ बार पलकें झपकाईं। प्राचीन काल में कई रहस्य छिपे थे। सनी ने मॉडरेट के आलीशान पीटीवी के आलीशान इंटीरियर का निरीक्षण किया और थोड़ा नहीं, उसे बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। जो भी हो, यहाँ कोई मोबाइल कमांड सेंटर या एसेंस कन्वर्टर नहीं है। वाह, यहाँ तो बिस्तर भी नहीं है। कैसा किसान है। उसने अपना गला साफ किया और एक नोटबुक खोली। तो श्रीमान मॉडरेट, क्या आप हमें बताएंगे कि क्या हुआ? मॉडरेट ने अपनी सीट बेल्ट की जांच की, फिर पीछे झुककर आह भरी। बटन दबाने पर एक अपारदर्शी स्क्रीन ऊपर उठती थी, जो यात्री डिब्बे को चालक के केबिन से अलग करती थी। खैर, सच में बताने को ज्यादा कुछ नहीं है। वो ट्रक अचानक मुड़ा, एस्कॉर्ट गाड़ी से टकराया, फिर मेरी कार से टकराया और तब तक धक्का देता रहा जब तक हम दोनों रेलिंग तोड़कर नदी में नहीं गिर गए। जब तक मैं होश में आया, पानी अंदर घुस चुका था और मेरा ड्राइवर बेहोश था। इसलिए मैंने उसे पकड़ लिया और तैरकर किनारे पर पहुंच गया। सनी ने अपनी कलम से कुछ लिखने का नाटक किया। और फिर क्या हुआ? मॉडरेट ने कंधे उचका दिए। फिर कुछ नहीं, शायद। पहले मेरी सुरक्षाकर्मी पहुंचे, फिर एम्बुलेंस। मुझे अस्पताल ले जाया गया और अब हम यहाँ हैं। सनी और एफी ने एक दूसरे की ओर देखा।
वह एक क्षण के लिए रुका, फिर तटस्थ स्वर में पूछा, पिछली बार जब हमने बात की थी तो आपने बताया था कि आपका खून अपराध स्थल पर लगाया जा सकता है और ऐसे कई लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। अगले दिन आपकी जान लेने की कोशिश की गई। क्या आपके साथ अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं, मिस्टर मॉडरेट? मॉडरेट ने अपना सिर हिलाया। नहीं, दरअसल ये पहली बार है। सनी ने एक क्षण तक उसका अध्ययन किया। क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? मॉडरेट की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। वह एक बिल्कुल अलग मुद्दा था। मॉर्गन बस उलझन में थी, वह खुद नहीं थी। खुद नहीं, सनी ने भौहें चढ़ाईं। मैं समझ गया। खैर, आपने संकेत दिया है कि वेलोर ग्रुप के अंदर ही किसी ने आपकी जान लेने की कोशिश की है। क्या आपके मन में कोई खास नाम है? मॉडरेट ने फिर अपना सिर हिलाया। जरूरी नहीं। ये बिल्कुल भी मददगार नहीं है। एफी, जो पीटीवी के भव्य बार में स्नैक्स से मंत्रमुग्ध थी, अंततः बातचीत में शामिल हो गई। थोड़ा आगे झुकते हुए उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आइए इसे इस तरह से कहें, यदि आपको आपके पद से हटा दिया जाए तो सबसे अधिक लाभ किसे होगा? सबसे अधिक लाभ किसे होगा? मॉडरेट कुछ सेकंड के लिए चुप रहे और फिर झिझकते हुए स्वर में बोले, मुझे लगता है वह बोर्ड का अध्यक्ष होगा। विभिन्न मुद्दों पर मेरे और उसके बीच अक्सर मतभेद होते रहते हैं। वेलोर ग्रुप को लेकर उसका नजरिया मेरे नज़रिए से अलग है, और अगर मेरे पिता सेवानिवृत्ति से वापस आने का फैसला नहीं करते तो अगर मैं किसी दिन गायब हो जाऊं तो अगले सीईओ के लिए वही तार्किक विकल्प होंगे। उनकी आंखों में एक तेज चमक देखकर मॉडरेट हंसा और अपने हाथ ऊपर उठा दिए। ओह, लेकिन कृपया गलतफहमी न पालें। वह नहीं हो सकता। चेयरमैन, वह मेरे चाचा हैं। देखिए, मुझे पता है कि हम जैसे बड़े परिवारों के बारे में क्या कहा जा रहा है, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। वह कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुझे ठेस पहुंचे। सनी ने भौहें उठाईं। आपके चाचा? शायद मिस्टर मैडॉक। मॉडरेट ने सिर हिलाया। एकमात्र, वह मेरे पिता का बड़ा भाई है। कितना? रुगन, विस्परिंग ब्लेड असल दुनिया में तो मर चुका था, लेकिन मिराज सिटी में उसका अक्स अभी भी जिंदा था। इतना ही नहीं, अपने असली रूप की तरह ही वह अपने छोटे भाई से उत्तराधिकार की लड़ाई हार चुका था, और फिर अपने भतीजे से भी। तस्वीर लगभग खुद ही बन गई। एक संपन्न परिवार, एक सत्ता लोलुप चाचा, युवा राजकुमार से पारिवारिक व्यवसाय का नियंत्रण छीनने की साजिश। खैर, मिस्टर मॉडरेट, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके चाचा आपके खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं रचेंगे, लेकिन जासूस होने के नाते हमें सभी संभावनाओं की जांच करनी होगी। इसलिए अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम उनका साक्षात्कार लेना चाहेंगे, और साथ ही आपके आसपास के कई अन्य लोगों का भी। उदाहरण के लिए आपकी जागीर के कर्मचारियों का भी। मॉडरेट ने सिर हिलाया। जरूर, मुझे उम्मीद है कि हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तह तक पहुंच पाएंगे। लेकिन सभी इंटरव्यूज का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। शायद हम कल से शुरू कर सकें। सनी और एफी ने कुछ और प्रश्न पूछे। धीरे धीरे वेलोर ग्रुप की आंतरिक राजनीति की तस्वीर खींची। उन्होंने मॉडरेट का भी सूक्ष्म परीक्षण किया ताकि पता चल सके कि वह वास्तव में कौन था। कुछ देर बाद पीटीवी अपने गंतव्य पर पहुंच गया। मॉडरेट ने माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराया। अगर आप मुझे माफ़ कर दें, जासूसों, मैं पहले ही बहुत लंबे समय से अनुपस्थित हूं, इसलिए मेरे लिए कागज़ों का ढेर लग गया है। मैं अपने नए ड्राइवर से आपको वापस लाने के लिए कहूँगा। वह जाने लगा, फिर कुछ सेकंड के लिए झिझका और हंसने लगा। ओह, मेरी एक विनती है, अगर ज़्यादा आगे न बढ़ो डिटेक्टिव एथेना, तो क्या मैं आपका ऑटोग्राफ मांग सकता हूँ? उसने एक सुंदर गोल कोस्टर उठाया और उसे एक पेन के साथ उसे दिया, जो दोनों जासूसों के पास मौजूद सभी चीज़ों को मिलाकर भी अधिक महंगा लग रहा था। उसकी हल्की सी शर्मीली मुस्कान काफ़ी आकर्षक थी। आपके प्रसिद्ध डिस्कस थ्रो के सम्मान में, जिसने मिराज सिटी को स्वर्ण पदक दिलाया। एफी ने पेन लिया, कुछ देर रुकी, फिर हंसी और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वेलोर ग्रुप का सीईओ मेरा फ़ैन है। कितना अजीब है, मुझे अपने पति को बताना पड़ेगा। कोस्ट लेते हुए मॉडरेट ने उन्हें एक और मुस्कान दी। तो फिर, अगर आप मुझे माफ़ करेंगे। इतना कहकर वह चला गया। वापसी का सफ़र खामोशी में बीता। चूंकि चेयरमैन मैडॉक और वेलोर ग्रुप के दूसरे कर्मचारियों का इंटरव्यू कल होना था, इसलिए सनी और एफी को काफ़ी रिसर्च करनी थी, इसलिए वे अपने कम्युनिकेटर में डूबे रहे और नेटवर्क पर मौजूद हर चीज़ का अध्ययन करते रहे। उनकी अनुपस्थिति में अस्पताल के चारों ओर रेत की बोरियों से बनी बैरिकेड थोड़ी ऊंची हो गई थी। मॉडरेट के आलीशान पीटीवी की विलासिता का अनुभव करने के बाद सनी की कार में वापस चढ़ना थोड़ा निराशाजनक लगा, लेकिन दोनों में से किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। जैसे ही वे अकेले हुए, उनके हाव भाव बदल गए। सनी ने एफी की ओर देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तो आप क्या सोचते हैं? उसने मॉडरेट की कार से चुराए गए स्नैक्स निकाले और मंद मंद मुस्कुराए। वह अच्छा लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि वह हमारा मॉडरेट नहीं है। मुट्ठी भर शहद से सने बादामों को अपने मुंह में डालते हुए एफी ने उन्हें खुशी से चबाया और कहा,
मुझे भी यकीन है कि वह कमीना झूठ बोल रहा है, सनी ने उपहास किया। खैर, जाहिर है। मॉडरेट के मृत ड्राइवर की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलते हुए उन्होंने अपना सिर हिलाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्घटना में लगी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई और मॉडरेट द्वारा घटनाओं का पुनर्कथन इसकी पुष्टि करता है। हालांकि यह अजीब है, मैंने ऐसी किसी वाहन दुर्घटना के बारे में नहीं सुना है जिसमें चाकू के घाव रह गए हों। तेज रफ्तार की टक्कर में इंसान का शरीर हर तरह से फट सकता है, लेकिन सनी ने अनगिनत चाकू के घाव देखे थे, ज़्यादातर तो उसने खुद ही दिए थे। इसलिए वह कभी भी किसी धारदार चाकू से लगे घाव को किसी और चीज़ से कम नहीं समझता था। अगर ड्राइवर के शरीर में धातु के टुकड़े भी घुसे होते तो भी जख्मों का आकार अलग होता, कट के किनारे भी अलग होते, इसलिए शरीर पर इनके निशान पड़ने की संभावना लगभग शून्य थी। कार के पानी में गिरने से लेकर मॉडरेट और उसके मरते हुए ड्राइवर के नदी के किनारे पाए जाने तक दोनों के बीच कुछ घटित हुआ था। इसका मतलब था कि मॉडरेट ने उनसे झूठ बोला था। एफी ने सिर हिलाया। किसी ने उस आदमी को मार डाला और मॉडरेट उस आदमी को बचा रहा है। वह एक क्षण के लिए रुकी, फिर आह भरी। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपका सिद्धांत सही था। सनी ने भौहें उठाईं, उस डिस्कस वाली बात के कारण। एफी ने फिर सिर हिलाया। हाँ, पहले तो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अपने समकक्ष की यादों में झांकने के बाद ये स्पष्ट हो गया। वह आदमी शायद वो मॉडरेट नहीं था जिसे हम जानते हैं, लेकिन वह हमारी परीक्षा ले रहा था। उसने कई पदक जीते, लेकिन उसकी सबसे प्रसिद्ध जीत रिकॉर्ड तोड़ने वाला भाला फेंक था, न कि डिस्कस थ्रो। असल में डिस्कस फेंकते समय वह गड़बड़ कर बैठी थी। उसने डिस्कस को इतनी जोर से पकड़ा कि वह टूटकर हवा में बिखर गया। यह एक बहुत ही फीका प्रदर्शन था। सनी ने भौहें चढ़ाईं। वह निश्चित रूप से हमारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन वह क्या पता लगाने की कोशिश कर रहा था। एफी ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। मैं अनुमान लगाती हूं कि मैं ही असली जासूस एथेना हूं या नहीं। सनी ने धीरे से सांस छोड़ी। इसका मतलब है कि उसे पता है कि कोई उसकी जगह ले सकता था, जिसका मतलब है कि उसे बाहरी दुनिया याद है। एफी हंसी। यही कारण है कि जब मैंने उसे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कहा तो उसने किसी भी तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा नहीं था कि मेरे अधिकार का उस पर कोई प्रभाव नहीं था, बात बस इतनी थी कि वह हमेशा से सच्चाई जानता था, इसलिए उसके पास इससे बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं था। सनी ने थके हुए से अपना चेहरा रगड़ा। सचमुच, वह दो हैं। धिक्कार है। हो, रुको, तुमने वह सब खा लिया पहले ही। अब उसकी कार के फर्श पर खाली नाश्ते के पैकेटों का ढेर लग गया था। सनी की आंखें झपक गईं। और तुम इन्हें फर्श पर क्यों फेंक रहे हो? मेरा पीटीवी कबाड़ का ढेर हो सकता है, पर कूड़े का ढेर नहीं। इन्हें फौरन उठाओ। एफी ने कुछ बार खांसी, फिर पैकेट उठाए और उन्हें एक गेंद की तरह मोड़ दिया। वैसे ये निवाले बहुत मीठे थे। ओह, माफ़ करना, तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। सनी ने उसे घूर कर देखा। जो भी हो, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। वैसे भी तुम्हारे जैसा बीमार पागल ही शहद में लिपटी हुई चीज़ खाएगा। वह कांप उठा। एफी हंसा। क्या हम उस रेस्टोरेंट में वापस जाकर कुछ खा लें? यह मेरी जिम्मेदारी है, दोस्त। सनी ने उपहास किया। जरूर, मुझे एक भ्रामक भोजन खिलाने के लिए भ्रामक धन खर्च करना। आप कितने उदार हैं। जल्द ही वे खुद को उसी जाने पहचाने जीर्ण शीर्ण रेस्टोरेंट में पा गए। खाना उतना ही स्वादिष्ट था जितना पिछली बार था। हालांकि न तो सनी और न ही एफी उस समय किसी गंभीर विषय पर बात करने के मूड में थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप उसका आनंद लिया। अंततः एफी ने संतोष की सांस ली और बाहर की ओर देखा। घटनाक्रम में क्या मोड़ आया हो, मुझे आश्चर्य हो रहा है। अगर मेरी कोई दुष्ट जुड़वा होती तो वह क्या कर रही होती? वह हंसी और अपना सिर हिलाया। फिर भी एरियल के मकबरे में कुछ समय के लिए मेरी एक दुष्ट जुड़वा भी थी। वह बस दुष्वप्न प्राणियों को खाती रहती थी और शायद लोगों को भी। एफी की अभिव्यक्ति बदल गई। रुको, क्या इससे सोल स्टील एक दुष्ट जुड़वा का दुष्ट जुड़वा बन जाता है? ये तो दोगुनी बुराई जैसा है। सनी मंद मंद मुस्कुराए। मुझे यकीन नहीं है कि यह इतना आसान है कि मॉडरेट का एक अच्छा और एक बुरा संस्करण होता है। कौन जाने, हो सकता है कि जिस मॉडरेट को हम जानते हैं, अगर वह रमणीय मिराज सिटी में पला बड़ा होता तो वह भी अच्छा होता। और अगर वेलोर ग्रुप के सीईओ ने भी वही सब अनुभव किया होता जो उसके दूसरे संस्करण ने किया, तो वह भी एक पागल कमीना बन जाता। एफी ने अपना सिर हिलाया। प्रकृति बनाम पालन पोषण, है ना? नहीं, मॉडरेट के साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मेरा मतलब असली दुनिया से है। वह मिराज सिटी में भी एक डरावना सा खौफनाक इंसान होता। उसने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या हाल है साथी? अगर तुम्हारा कोई दुष्ट जुड़वा होता तो वह क्या कर रहा होता? सनी मुस्कुराया। पता नहीं, कौन कहता है कि मैं दुष्ट जुड़वा नहीं हूं? एफी हंसा। ओह, क्या तुमने बहुत सारे बुरे काम किए हैं? उसने कंधे उचकाए। क्या तुमने सोचा था कि लोगों के प्रति दयालु और अच्छा व्यवहार करके मैं एक सम्राट बन गया?
मैंने उन लोगों को मार डाला जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे, उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और हर कदम पर खुद को चुना। हाँ हाँ, मैंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, असहायों को बचाया, अपने सहयोगियों का साथ दिया और दूसरों के लिए अपना खून बहाया। मुझे लगता है कि अंत में सब कुछ संतुलित हो जाता है। सनी ने आह भरी। नेफिस और मैं, हम लाखों लोगों की जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे, अगर इसका मतलब सॉवरेन से छुटकारा पाना था। कुछ ऐसा ही। ठीक इसी तरह की बात के लिए मैं सॉवरेन से नफरत करता था, जानते हो। तो अगर मैं बुरा नहीं भी हूं, तो कम से कम एक पाखंडी तो हूं। ओह, संयोग से पाखंडियों से ही मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। वह इस विडंबना पर हंसा। मुझे लगता है कि मेरा विपरीत संस्करण निस्वार्थ, दयालु और ईमानदार होता, और संभवतः इसी कारण मर जाता। एफी ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। नहीं, दिखावा बंद करो। मैं जानता हूं कि तुम बुरे नहीं हो, शैडो बॉय। सनी ने भौहें उठाईं। क्या आप? कैसे? उसने कंधे उचकाए। ठीक है, यही तो तुमने हमें तब बताया था जब नेफिस तुम्हें पहली बार लेकर आया था, है ना? तुमने कहा था कि तुम खुद को एक हत्यारा जानते हो और तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हारे द्वारा की गई सारी हत्याएं दुनिया को इस रूप में बदल देंगी कि तुमसे बेहतर लोग चीज़ें बना सकें, भले ही उन्हें तुम्हारे बाद बचे खंडहरों पर ही चीज़ें बनानी पड़ें। एफी मुस्कुराए। मैंने तब तो नहीं दिखाया, लेकिन उस भाषण ने मुझे सचमुच बहुत प्रभावित किया था। मैंने सोचा, कितना अच्छा आदमी है। बेशक मास्टर सनलेस से हर मामले में कमतर है, लेकिन फिर भी कमाल है। वह हंसी। किसको पता था कि दोनों एक ही हैं। ये दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा हिस्सा है। सड़कों पर छायाओं का भगवान, सड़कों पर मास्टर सनलेस। सनी ने उस पर नैपकिन फेंका। बंद करो इसे, लानत है। सनी कुछ देर चुप रही, फिर आह भरी। वह पानी से भी अधिक तीखी कोई चीज़ पीना चाहता था। संयोगवश पास में रखी सोजू की बोतलों का एक परिचित हरा घेरा उसे आमंत्रण भरी निगाहों से देख रहा था और खरीदने की भीख मांग रहा था। उसने भौहें उठाईं। मुझे शराब की तलब कब से हो रही है। फॉरगॉटन शोर के बाद सनी ने कई सालों तक शराब से पूरी तरह परहेज किया था। अब वह कभी कभार ही इसका आनंद ले पाता था क्योंकि उसकी रैंक ने उसे नशे से लगभग मुक्त कर दिया था, इसलिए वह कभी कभार एक गिलास वाइन का आनंद ले पाता था, बिना उसे पीने के दुष्परिणाम भुगते। लेकिन इस समय, एक साधारण इंसान होने के नाते, वह एक बार फिर शराब से जितना हो सके दूर रहना चाहता था। बस शैतान जासूस के शरीर की अपनी राय थी, ऐसा लग रहा था। ... आखिरकार, शायद वह किसी का बेहतर जुड़वां था। सोजू की बोतलों से नजरें हटाते हुए सनी ने एफी की ओर देखा। छायाओं के स्वामी, मास्टर सनलेस। और मेरा बाकी हिस्सा। मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे दोहरे जीवन को समझ सकता है, तो वह आप ही होंगे। उसने अपनी भौहें चढ़ाईं। मैं तो एक खुली किताब हूं। ऐसा कैसे? सनी ने कंधे उचका दिए। खैर, बाकी सब बस एक ही काम कर रहे हैं। नेफिस, कैसी, काई, जेट, मैं, हम सब युद्ध में हैं और हम उसी युद्ध में जीते और सांस लेते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि युद्ध जानवर स्वयं, आप एक योद्धा, एक पत्नी और एक माँ हैं। युद्ध छेड़ना और घर गृहस्थी चलाना दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग जिंदगियां हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गलती है, बस मुझे यह अजीब लगता है। एफी कुछ क्षण तक उसे देखती रही, फिर हंस पड़ी। देवताओं, क्या तुम कुछ खास नहीं हो? योद्धा होने और जीवन जीने में क्या बुराई है? मैंने इसका आविष्कार नहीं किया, तुम्हें पता है। लोग अनादिकाल से यही करते आ रहे हैं। युद्ध, महामारी, अकाल, जादू टोना, कुछ भी हमें इंसानों को परिवार बनाने और बच्चे पैदा करने से नहीं रोक पाया है। यही हमारा स्वभाव है। अगर कुछ है, तो वह तुम लोग हो जो अजीब हो। सनी ने उपहास किया। मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एफी कुछ देर तक चुप रही, फिर आह भरी। हालांकि, मैं मानता हूं, यह आसान नहीं है। लंबे समय तक दूर रहना आसान नहीं है। यह न जानना कि मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं, आसान नहीं है। अगर मैं वापस नहीं आया तो क्या होगा, ये सोचना कठिन है। दरवाजे से बाहर निकलना और उन्हें पीछे छोड़ देना शायद सबसे कठिन है। उसने खिड़की से बाहर देखा। इस हद तक कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझ में दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। एफी ने सनी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। हालांकि, मेरा एक हिस्सा हमेशा पीछे छूट जाता है। अगर यह मुश्किल है तो किसे परवाह। वैसे भी जिंदगी आसान नहीं होती। कम से कम मेरे लिए तो कभी नहीं रही। हालांकि, ये बहुत मीठा है, जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा मीठा। मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। वह हंस पड़ी और सनी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वास्तव में, वह जो जीवन जी रहा था, अपनी तमाम कठिनाइयों के बावजूद, वह उससे कहीं अधिक मधुर था जिसकी कल्पना बाहरी इलाके में रहने वाला एक अकेला बच्चा कभी कर सकता था। लेकिन अभी भी यह उतना मीठा नहीं था जितना वह चाहता था। और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अगला कदम उठाने के लिए सनी को मिराज सिटी की तह तक पहुंचना था।
उसे निहिलिस्ट को पकड़ना था, मॉडरेट के छिपे हुए रहस्यों को जानना था, वीवर के वंश के टुकड़े को वापस पाना था और भाग निकलना था। घड़ी की ओर देखते हुए सनी ने खाली प्लेट को दूर धकेल दिया और उठ खड़ा हुआ। प्यारी जिंदगी, है ना? तुम इशारा कर रही हो कि मुझे मिठाई खरीदनी चाहिए, है ना? एफी मुस्कुराए। मेरा मतलब है, अगर आप जोर देते हैं। सनी ने अपना सिर हिलाया। बेशर्म, क्या तुमने नहीं कहा था कि इस बार तुम बिल चुकाओगे? आखिरकार उन्होंने मिठाई खरीद ही ली। सिर्फ इसलिए नहीं कि एफी का पेट अथाह था, बल्कि इसलिए भी कि सनी को बीते ज़माने की पाक कलाओं में दिलचस्पी थी। अब तक उसने जो कुछ देखा था, उसके हिसाब से प्राचीन व्यंजन न सिर्फ सामग्री की विविधता के मामले में, बल्कि बारीकियों और तकनीक के मामले में भी उससे बेहतर थे जिनसे वह परिचित था। ब्रिलियंट एम्पोरियम भले ही बंद हो गया हो, लेकिन सनी को अब भी उम्मीद थी कि एक दिन वह इसे फिर से खोलेगा। इस बीच उसने अपनी पाककला को निखारने की ठान ली थी। कुछ देर बाद उसने एफी को अलविदा कहा और घर चला गया। शाम के ट्रैफिक में कुछ देर बिताने के बाद वह फिर से डेविल डिटेक्टिव के जर्जा अपार्टमेंट परिसर में पहुंच गया। वह जाना पहचाना शराबी फिर से इमारत के पास घूम रहा था, लेकिन सनी की कार के आते ही वह डरकर भाग गया। बारिश के घने पर्दे ने दुनिया को ढक लिया और आवाज़ों को दबा दिया, जिससे उसका व्यामोह और बढ़ गया। सनी ने कुछ देर के लिए सोचा कि क्या यह उनका अपना भ्रम था या उनके समकक्ष की बची हुई सावधानी। अपार्टमेंट में घुसते ही उसने अपनी जैकेट से पानी झाड़ा और अपने नाजुक, कमज़ोर, सांसारिक शरीर की देखभाल करने लगा। इस शरीर को जीवित रहने और ठीक से काम करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी नींद की। मॉडरेट के कर्मचारियों के साथ इंटरव्यू कल सुबह जल्दी शुरू होने वाले थे, इसलिए सनी को आराम करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए था। बिस्तर पर चढ़ने से ठीक पहले वह रुका और शैतान जासूस की कोठरी के पीछे रखे जांच के नक्शे को घूरने लगा। शहर का आकार, सबूत, निहिलिस्ट के शिकार, मॉडरेट के पुराने जहाज। सनी ने करवट बदली, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। खिड़की पर बारिश की आवाज़ लोरी जैसी थी, पर फिर भी उसे नींद काफ़ी देर तक नहीं आई। जब वह अंततः उसके आगोश में समा गया तो उसके सपने ठंडे और बेचैन थे, दर्पणों और टूटते कांच से भरे हुए। कांच टूटने की आवाज़। सनी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। बॉटल। शैतान जासूस की पागलपन भरी आदत के अनुसार उसने जो बोतल दरवाजे के हैंडल पर रखी थी, वह टूट गई। अंधेरे से अंधा होकर सनी एक और लुढ़क गया। अगले ही क्षण एक ठंडी ब्लेड हवा को चीरती हुई फुफकारती हुई उसके तकिए में जा धंसी और उसका सिर कुछ सेंटीमीटर से ही छूकर निकल गया। सनी अपनी सांसारिक इंद्रियों को कोसते हुए बिस्तर से लुढ़क गया। उसकी सजगता तेज थी और उपेक्षा और दुर्व्यवहार के बावजूद उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। हालांकि वह परछाइयों का एहसास नहीं कर पा रहा था। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि वह अंधेरे में देख भी नहीं पा रहा था। काफी समय बाद पहली बार सनी सचमुच अंधा हो गया था। कमरे में एकमात्र प्रकाश पर्दों के बीच की एक संकरी दरार से आ रहा था, और वह केवल बिस्तर के ऊपर से कूदती हुई एक काली आकृति ही देख पा रहा था। हालांकि उसे गीली ऊन, पुराने पसीने और शराब की बदबू आ रही थी। वह शापित शराबी, वह ये जानता था। आखिरकार व्यामोह ने उसे कभी निराश नहीं किया था। सनी फर्श पर एक अजीब मुद्रा में लेटा हुआ था, जबकि हमलावर बिस्तर पर था और उसके हाथ में घातक ब्लेड था जो बस कुछ ही सेकंड में नीचे आने वाला था। यह एक साधारण चाकू था, लेकिन यहाँ मिराज सिटी में एक साधारण ब्लेड में भी सनी को खून से लथपथ करने की शक्ति थी। इसमें उसे मरवाने की शक्ति थी। उसकी चेतना जा चुकी थी, उसका स्वरूप जा चुका था। हालांकि उसका कौशल और अनुभव अभी भी उसके साथ था। सनी के पास अब एक सम्राट की शक्ति नहीं थी, लेकिन वह अब भी एक सम्राट बन चुका था। और यह उनका अब तक का सबसे भयावह गुण था, एक ऐसी ताकत जो उनके पहलू, गुणों और डोमेन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। उठने की कोशिश करने के बजाय सनी ने पूरी ताकत से सस्ते बिस्तर पर लात मारी। बिस्तर आधा मीटर पीछे खिसक गया, जिससे आगे बढ़ रहे हमलावर का संतुलन बिगड़ गया। काला साया लहराकर जमीन पर गिर पड़ा। खाली बोतलों के टूटने की आवाज़ें आने लगीं और कांच के टुकड़े अचानक हर जगह बिखर गए। सनी ने एक पर्दा पकड़ लिया और उछलकर खड़ा हो गया। घटिया ढंग से लगा पर्दा टूट गया और बिजली की स्ट्रीट लाइटों की ठंडी रोशनी छोटे से अपार्टमेंट में फैल गई। उस प्रकाश में उसकी पीली त्वचा, दुबली मांसपेशियां और शरीर पर बने काले सर्प के टैटू प्रकट हो रहे थे। कथित शराबी की भयानक, कांच जैसी आंखें भी सामने आईं। सनी ने एक अनुभवी हत्यारे की तरह शांत, ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। तुम्हारी हिम्मत इतनी है कि एक पुलिस वाले के पीछे पड़ गए? तुम्हें किसने भेजा है? जवाब देने के बजाय शराबी आगे झपटा। वह आदमी शराबी जैसा लग रहा था और उसकी गंध भी शराबी जैसी थी, लेकिन वह एक प्रशिक्षित हत्यारे की तरह तेजी और घातक सटीकता के साथ आगे बढ़ रहा था। हत्यारे, है ना? ये तो नया है। असल दुनिया में कोई पेशेवर हत्यारा नहीं बचा था। चुपचाप हत्या करने में माहिर हत्यारे जरूर थे, लेकिन जब स्वप्नलोक और धरती दोनों पर दुष्वप्न जीवों की भीड़ घूम रही थी, तो लोगों की हत्या करने में महारत हासिल करने का समय किसके पास था?
वहाँ कोई स्थायी रोजगार नहीं था, इसलिए जो लोग ऐसा काम करते भी थे उनके लिए यह महज एक अंशकालिक नौकरी थी। हालांकि सनी ने एक बार खुद को एक ऐसे ही शांत हत्यारे के रूप में देखा था, इसलिए उसे उस आदमी से थोड़ी नाराजगी महसूस हुई जो उसकी जान लेने के लिए उसके अपार्टमेंट में घुसा था। उस आदमी की कलाई पकड़कर सनी मुड़ा, दुश्मन के हाथ को अपने और धड़ के बीच से अलग किया, फिर अपने दूसरे हाथ की हथेली हत्यारे की मुट्ठी में जोर से दबा दी। चाकू जमीन पर गिरते ही खड़खड़ाया और वह तुरंत घूम गया, अपने पेट की मांसपेशियों को कसते हुए, और एक सेकंड भी देर नहीं की। हत्यारे की मुट्ठी उसकी मांसपेशियों के इस्पाती अवरोध से टकराए और उसी समय सनी की कोहनी ने उस व्यक्ति के सिर के एक तरफ से टक्कर मार दी। वह आदमी भ्रमित होकर लड़खड़ाता हुआ खिड़की की ओर गया और एक हाथ से अपना सिर ढकते हुए मुड़ गया। दूसरे ने अपनी बेल्ट की तरफ हाथ बढ़ाया और एक अजीब सा उपकरण निकाला। इसमें एक छोटा, ठूंठदार बैरल था और उसके धातु के फ्रेम के बीच से एक घूमता हुआ बेलन निकला हुआ था, जिसमें एक अंगूठी हत्यारे की तर्जनी उंगली की रक्षा कर रही थी, लेकिन बाकी उंगली की नहीं। यह एक प्राचीन बंदूक है। एक औसत जागरूक व्यक्ति को शायद आग्नेयास्त्रों के बारे में ज्यादा जानकारी न हो, लेकिन सनी ने अंटार्कटिका के ठंडे विस्तार में साधारण सैनिकों का नेतृत्व किया था। वह भी बाहरी इलाके में ही पले बड़े थे, इसलिए बंदूक देखते ही उन्हें पहचान लेते थे, भले ही वह संग्रहालय में रखी कोई पुरानी वस्तु ही क्यों न हो। सनी ने हत्यारे की ओर उदास भाव से देखा। मुक्केबाजी में बंदूक कौन लेकर आता है? ये तो धोखा है। इससे पहले कि हत्यारा बंदूक उठाकर आगे की ओर तान पाता, सनी ने अपना पैर उठाया और उस व्यक्ति के उरोस्थी के मध्य भाग पर एक जोरदार धक्का मारा। यह इतना शक्तिशाली था कि पसलियां तोड़ सकता था, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह इतना शक्तिशाली था कि उस कमीने को बहुत पीछे फेंक सकता था। और उसके पीछे खिड़की थी। हत्यारे ने अपनी पीठ से शीशा तोड़ दिया और दीवार से नीचे गिर गया, जिससे बारिश और ठंडी हवा का शोर अंदर आ गया। वह तीखे टुकड़ों से घिरा हुआ नीचे गिरा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया, कांच टूटने की आवाज के साथ। उद्धरण ... मैं फिर किस मंजिल पर जाऊं? सनी टूटी हुई खिड़की के पास गया और नीचे देखने लगा। नीचे गीली डामर पर पड़ा शरीर अभी भी हिल रहा था। वह आदमी कांप उठा, फिर धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए चला गया, अपने पीछे खून का निशान छोड़ गया। वह कमीना खुद को कटने से बचाने के लिए टूटी हुई खिड़की पर से पर्दा हटाकर सनी बाहर निकला, फिसलन वाली नाली की पाइप को पकड़ा और फुर्ती से जमीन पर उतरा। बारिश उसके नंगे धड़ पर बरस रही थी और उसके गीले बाल उसकी आंखों में घुस गए। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका काला पायजामा तेजी से पानी सोख रहा था। सनी खून के निशानों का पीछा करते हुए 1 दर्जन मीटर दूर बाढ़ तक पहुंच गया। एक राहगीर ने उसका टैटू देखकर चौंक कर फिर चेहरे पर डर का भाव लिए भाग गया। बाढ़ पार करते हुए सनी ने मुश्किल से घायल हत्यारे को कोने में गायब होते देखा। सड़क के किनारे एक और व्यक्ति खड़ा था, फटा हुआ रेनकोट और साधारण टोपी पहने हुए। वे असफल हत्यारे के खून को घूर रहे थे। एक और संयोगवश गवाह। ये सब लोग सो क्यों नहीं रहे हैं? पास की एक दुकान के साइन बोर्ड की लाल नियॉन रोशनी में राहगीर ऐसा लग रहा था जैसे वह खून से नहाया हुआ हो। सनी नंगे पांव गड्ढों को पार करता हुआ आगे बढ़ा, फिर रुका और उस इत्तेफाकी गवाह को घूरने लगा। उसने भी सनी की तरफ देखा और फिर खुशी से मुस्कुराए। सनी अपने पीले शरीर को उस फटेहाल आदमी की दर्पण जैसी आंखों में प्रतिबिंबित होते देख सकता था। आह, कितना अच्छा सरप्राइज है। आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा, डिटेक्टिव। क्या आप शाम को घूमने के लिए निकले हैं? सनी उदास होकर मुस्कुराए। उद्धरण ... बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मॉडरेट शून्य का राजकुमार ने एक क्षण के लिए उसका अध्ययन किया और फिर हंस दिया। मैं भी जानता हूँ कि आप कौन हैं। वह प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। तुम वही आदमी हो जिसने मेरे पिता को मारा था। सनी और मॉडरेट बारिश में एक दूसरे के आमने सामने थे। गीले डामर से खून के निशान धीरे धीरे धुल रहे थे और उनके ऊपर नियॉन साइन बार बार टिमटिमा रहा था, जिससे सड़क धुंधली रोशनी में डूब गई थी। मॉडरेट की दर्पण जैसी आंखें गहरे लाल रंग की चमक से चमक रही थीं, मानो वे दुनिया को खुद पर प्रतिबिंबित कर रही हों। उसकी मधुर मुस्कान खतरनाक लग रही थी। जो व्यक्ति जानता था कि सनी ने उसके पिता की हत्या की है, उसके लिए थोड़ी घृणा महसूस करना स्वाभाविक था, भले ही इस विशेष मामले में उस घृणा का स्रोत कुछ हद तक अपरंपरागत था। सनी ने मॉडरेट की ओर गंभीरता से देखा, लेकिन उसमें कोई परेशानी का संकेत नहीं दिखा। उसे यह स्वीकार करने में घृणा थी, लेकिन वह काफी ठंडा था। लानत है, खिड़की से कूदने से पहले उसने जैकेट क्यों नहीं पहनी? बाहर बारिश हो रही थी और रात बहुत ठंडी थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मौसम से परेशान होने का आदी नहीं रह गया था। मॉडरेट की आंखों में देखते हुए सनी मुस्कुराए। क्यों? ईर्ष्या। मॉडरेट की खतरनाक मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती गई। अपना सिर उठाकर वह हंसा। ईर्ष्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईर्ष्या वह शब्द नहीं है जिसका मैं प्रयोग करूं।
अपनी टोपी उतारकर उसने एक क्षण के लिए बारिश को अपने बिखरे काले बालों पर पड़ने दिया, फिर उसे पीछे सरका दिया और सनी को ठंडी, भयानक निगाहों से देखा। नियॉन साइन चमक उठा और एक क्षण के लिए उसके सुखद मित्रता का मुखौटा टूट गया तथा उसके नीचे तीव्र क्रोध और असीम घृणा का सागर प्रकट हो गया। लेकिन फिर साइन बोर्ड जल उठा और मॉडरेट लगभग सामान्य लगने लगा। वह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाकर सनी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अरे अरे, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है जब बहादुर शैतान जासूस बार बार मेरे दूसरे रूप के पास आ रहा था। इसलिए मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह वास्तव में वही है जो होने का दावा कर रहा था। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मिल गया है। लेकिन कल्पना कीजिए कि मुझे कितनी हैरानी हुई होगी जब मैंने एक आदमी को आपकी खिड़की से उड़ते हुए देखा जो आपकी निगरानी कर रहा था। कितना शर्मनाक, मॉडरेट ने हंसते हुए कहा। क्या आप अक्सर लोगों को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं? सनलेस, क्या आप यही नाम इस्तेमाल करते हैं? मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आपको परछाइयों का भगवान कहकर न बुलाऊं तो आप मुझे माफ़ कर देंगे। यह उपाधि थोड़ी अटपटी है। सनी ने धीरे धीरे मुड़कर मॉडरेट को अपनी दृष्टि रेखा में रखा। वह निश्चित रूप से बातूनी मूड में है। ऐसा लग रहा था कि प्रिंस ऑफ नथिंग अपने दूसरे रूप के पास ही खड़ा था और उस पर कड़ी नज़र रख रहा था। और अगर उसकी बातों पर यकीन किया जाए तो उसने हत्यारे को सनी को खत्म करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि वह तो बस वेलोर ग्रुप के वारिस के साथ उस समय जुड़े एक व्यक्ति की जांच कर रहा था जब उसकी हत्या की कोशिश हुई थी। लेकिन मॉडरेट अपने दूसरे रूप पर नज़र क्यों रख रहा था? वह यहाँ मिराज सिटी में क्या कर रहा था? आखिर उसका बेहतर रूप ग्रेट मिरर में कैसे पहुंच गया? सनी ने मॉडरेट को ठंडी निगाह से देखा। मैं सचमुच यही नाम इस्तेमाल करता हूँ। अरे वैसे, मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। आप इनका जवाब आसान तरीके से दे सकते हैं या मुश्किल तरीके से, यह आपकी मर्जी है। वह उदास होकर मुस्कुराया। हालांकि मैं सचमुच आशा करता हूं कि आप कठिन रास्ता चुनेंगे। मॉडरेट ने कुछ क्षणों तक उसका अध्ययन किया। जानती हो सनलेस, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो इतनी दुश्मनी है वो कहाँ से आती है। मुझे लगता है कि जब हम पहली बार गॉडग्रेव में मिले थे तब मैं काफ़ी विनम्र थी। सच कहूँ तो जब तुमने अपना वो भयानक मुखौटा उतार दिया था तब मैंने तुम्हें अपना हथियार समझने की कोशिश की थी। लेकिन क्या तुम सच में मुझे दोष दे सकती हो? मेरा मतलब है, तुम तो मुझे पूरे समय उकसाती रही थीं। सनी ने कंधे उचका दिए। मैं तुम्हें दोषी ठहरा सकता हूँ। मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूँ क्योंकि ऐसा होता है। मॉडरेट के चेहरे से धीरे धीरे मुस्कान गायब हो गई। सनी की ओर देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना का अभाव था। उसने धीरे से कहा, कितना अफसोस की बात है। कौन जानता था कि तुम्हारी आत्मा में घृणित प्राणियों की एक सेना छिपी होगी। लेकिन सनलेस, तुमने शायद गौर किया होगा कि हम यहाँ मिराज सिटी में साधारण हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे बचाने के लिए दुर्लभ प्राणियों की कोई सेना नहीं है। अंत में उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई जिससे वह काफ़ी खतरनाक लगने लगा। हालांकि सनी डरी नहीं, इसके बजाय वह मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो फिर यह कठिन रास्ता है। वह आगे बढ़ा और मॉडरेट के चेहरे पर मुक्का मार दिया। मॉडरेट ने उसे आसानी से नाकाम कर दिया, लेकिन वह हमला महज एक छलावा था। एक पल बाद सनी ने लात घूंसों की बौछार कर दी जिसका मकसद प्रिंस ऑफ नथिंग को गिराना था। उसने निहत्थे युद्ध की अनगिनत युद्ध शैलियां सीखी थीं, इसलिए नंगे हाथों से लड़ना सनी के लिए घातक हथियारों से कम परिचित नहीं था। दरअसल उसके हाथ अपने आप में घातक हथियार थे। मॉडरेट ने हंसते हुए बड़ी आसानी से हमलों की बौछार को टाल दिया। ये तो बढ़िया है, यह अद्भुत है। तुम्हें पता है, मैं वर्षों से शक्तिशाली लड़ाकू पहलुओं वाले लोगों को मारते मारते थक गया हूं, जबकि मेरे पास खुद ऐसी कोई शक्ति नहीं है। हालांकि ये जगह उस खेल के मैदान को समतल कर देती है। कितना ताज़ा है। उसने सनी की मुट्ठी कसकर पकड़ ली और धीमे स्वर में कहा, मुझे याद है कि तुमने मुझे कुछ समय पहले एक उपहार भेजा था सनलेस। क्या मुझे भी वह उपहार वापस करना चाहिए? वह निश्चित रूप से शापित दानव अभिशाप के बारे में बात कर रहे थे। उफ! अगले ही पल सनी ने खुद को मॉडरेट के गुस्से का शिकार पाया। उस कमीने में युद्ध कौशल की कोई कमी नहीं थी, और अब जब वे दोनों साधारण हो गए थे तो ऊंचाई और पहुंच जैसी छोटी छोटी बातें सामान्य से कहीं ज्यादा मायने रखती थीं। और सनी अभी भी अपनी बदली हुई अवस्था का आदी नहीं था। छायासार का लोभ, ओनिक्स शेल की सत्य के पंख विशेषता जो उसकी युद्ध तकनीक का अभिन्न अंग बन गई थी, और यहाँ तक कि उसके पहलू का भी लोभ उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन छाया बोध का अभाव ही था जिसने उसे सचमुच अपन जैसा महसूस कराया। सनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अंधा आदमी हो, इसलिए उसने स्वयं को मॉडरेट के क्रूर हमले के सामने लगभग असहाय पाया। प्रिंस ऑफ नथिंग ने उसकी रक्षा पंक्ति को तब तक क्षतिग्रस्त किया जब तक वह पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो गई। फिर उसने निर्दयतापूर्वक सनी की कनपटी की ओर एक विनाशकारी मुक्का मारा। सनी को पता था कि वह इससे बच नहीं पाएगा,
इसे रोक नहीं पाएगा, या इसे रोक नहीं पाएगा। उसने कोशिश नहीं की, इसके बजाय उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और सीधे वार झेल लिया। बकवास। मॉडरेट के दुबले पतले शरीर और परिष्कृत व्यवहार के बावजूद उसकी मुट्ठी में सचमुच जोरदार प्रहार था। सनी को कोई दर्द भी नहीं हुआ, बस अचानक से वह स्तब्ध और लड़खड़ाता हुआ महसूस कर रहा था। उसे अपनी भौं के ऊपर लगे घाव से खून भी बहता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन इससे वह दोनों हाथ उठाकर मॉडरेट की कलाई पकड़ने से नहीं रुका। शून्य के राजकुमार ने भौहें चढ़ाईं। आप क्या? अपने दुश्मन का संतुलन बिगाड़ते हुए सनी ने बेदर्दी से उसके चेहरे पर सिर से वार किया। मॉडरेट लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। इससे पहले कि वह संभल पाता, सनी ने एक पैर पर घूमकर उसके सिर के एक तरफ एक जोरदार राउंड हाउस किक मारी। मॉडरेट चाहे कितना भी कुशल क्यों न हो, वह फिर भी अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से फिर से मिला दूं, कमीने? एक कदम आगे बढ़ते हुए सनी ने मॉडरेट के सिर पर पैर रखकर उसकी खोपड़ी फोड़ने की तैयारी की, लेकिन इसके बजाय लाल नियॉन रोशनी में कुछ चमक उठा और उसने महसूस किया कि उसके शरीर में ठंडक फैल गई है, जिसके बाद तेज दर्द हुआ। सनी अपना बाजू पकड़कर लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसकी पैंट पहले से ही बारिश से भीगी हुई थी, लेकिन अब वह खून से भी धुल रही थी। वह शापित बदमाश। मॉडरेट धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, गहरे रंग से मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में एक पतली स्विच ब्लेड थी, जिसका हल्का स्टील लाल रंग से रंगा हुआ था। आज हर कोई मुझे चाकू मारने के लिए क्यों बेताब है? सनी ने क्रोधित होकर गुर्राहट की। तुम्हें लगता है कि एक छोटा सा चाकू मुझे तुम्हें मारने से रोक देगा? गुर्राहट ने मॉडरेट को चौंका दिया, इतना कि कम से कम वह हिचकिचाया। सनी को चाकू मारने की कोशिश करने के बजाय उसने सावधानी से अपने पीछे कहीं देखा और स्विच ब्लेड नीचे कर दिया। शायद नहीं, लेकिन वे करेंगे। ये देखने के लिए कि मॉडरेट क्या देख रहा था, अपना धड़ घुमाते हुए और साथ ही उस कमीने पर भी नजर रखते हुए सनी ने अपने अपार्टमेंट परिसर की खिड़कियों में कुछ छायाएं उभरती देखीं। वह उनके चेहरे को पहचान नहीं सका, लेकिन उसके सभी पड़ोसी डरावने ढंग से स्थिर थे, सभी कांच जैसी आंखों से उसे घूर रहे थे। उनमें से दर्जनों। मॉडरेट मंद मंद मुस्कुराया। जासूस सनलेस, मेरा सुझाव है कि आप अनियमित व्यवहार करना बंद करें। हालांकि उनकी मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई, जब तक कि आप शून्यवादियों का अगला शिकार नहीं बनना चाहते। शून्यवादी? मॉडरेट का क्या मतलब था? सनी के माथे पर चोट और पेट पर घाव ने उसे चुभने वाला बना दिया, लेकिन वह और भी अधिक असहज था, क्योंकि खिड़कियों से खाली आंखों से उसे घूरती हुई स्थिर आकृतियां थीं। वह जानता था कि क्या हो रहा है। जैसे एफी के परिवार ने उसके चरित्र से हटकर अभिनय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, वैसे ही सनी के पड़ोसी भी मॉडरेट के साथ उसकी लड़ाई से परेशान थे। इसमें कुछ ऐसा था जो शैतान जासूस के चरित्र के अनुरूप नहीं था, और मिराज सिटी में रहने वाले अन्य लोग इससे नाखुश थे। सनी को नहीं पता था कि अगर वह प्रिंस ऑफ नथिंग पर हमला करना जारी रखेगा तो क्या होगा, और उसे संदेह था कि वह ये जानना नहीं चाहेगा। लेकिन इसका शून्यवादियों से क्या संबंध था? सनी ने भौहें चढ़ाकर मॉडरेट की ओर देखा और पूछा, क्या आप शून्यवादी नहीं हैं? अब तक उसे पता चल चुका था कि मॉडरेट मिराज सिटी को आतंकित करने वाला सीरियल किलर नहीं था, बल्कि वह सीरियल किलर का निशाना था। हालांकि प्रिंस ऑफ नथिंग के सामने अपने पत्ते खोलने का कोई मतलब नहीं था, बल्कि सनी उसकी प्रतिक्रिया से कुछ बातें सीखना चाहता था। अपने होठों से खून पोंछते हुए मॉडरेट मुस्कुराया। शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद याद आ रहा है, इसका मतलब है कि रेज्ड बाय वुल्व्स भी यहीं है, और अगर समय मिलता तो वह मेरे जहाज़ों के चेहरे पहचान लेती। तो तुम्हें पता है कि मैं शून्यवादी नहीं हूं। सनी ने भौहें उठाईं। यदि आप नहीं, तो कौन? आपका दूसरा स्व। मॉडरेट हंसा। वह दयनीय प्राणी। हे भगवान, नहीं, वह किसी को मारने के लिए बहुत बेकार है। तो फिर मैं अपने अच्छे जुड़वां भाई का प्रशंसक नहीं हूं। सनी ने मुंह बनाया। तो फिर कौन घूम घूम कर लोगों का नरसंहार कर रहा है? मॉडरेट ने कुछ क्षणों तक उसे घूरा, फिर अपनी टोपी उठाने के लिए नीचे झुका। मैं जवाब क्यों दूं? जो मुझे मारने के लिए यहाँ आया है, उसके साथ जानकारी साझा करना मूर्खता होगी। सनी ने एक दो बार पलकें झपकाईं। यहाँ, उसे मारने के लिए? उसका दिमाग बहुत तेज गति से घूम रहा था। नहीं, बात तो समझ में आई। मॉडरेट को ग्रेट मिरर में छिपे वीवा वंश के टुकड़े के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसे पता भी नहीं चला कि सनी उसे लेने आया है। फिर सनी क्यों आया होगा? एकमात्र उचित व्याख्या ये थी कि वह मॉडरेट और मॉर्गन के पीछे पीछे अंदर चला गया था, और चूंकि मॉडरेट को वास्तव में यही मारा जा सकता था, कम से कम मॉर्गन के अनुसार, तो स्वाभाविक रूप से वह यही मान लेगा कि छायाओं के स्वामी का मिराज सिटी में आने का एकमात्र उद्देश्य उसे ढूंढना था। लेकिन सनी का लक्ष्य यह नहीं था। मॉडरेट को मारना एक सुखद बोनस था। उसने उपहास किया, क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो? मैं तुम्हें मारने की कोशिश में अपना समय और अपनी जान क्यों जोखिम में डालूं? मिराज सिटी में मेरे आने का तुमसे, तुम्हारी पत्नी से या तुम्हारी बहन से भी कोई लेना देना नहीं है।
असल में मैं तो यही चाहूंगा कि तुम में से कोई भी यहाँ न हो। मॉडरेट एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर खिड़कियों में मदराती आकृतियों पर बेचैनी भरी नजर डाली। जरा सोचिए तो, वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था। वेलोर ग्रुप के ग्लैमरस सीईओ की संगति में कुछ समय बिताने के बाद यह और भी ज्यादा स्पष्ट हो गया था। इस मॉडरेट का चेहरा उसकी तुलना में दुबला पतला, तीखा और बोझिल था। ऐसा लग रहा था कि ग्रेट मिरर में जीवित रहना शून्य के राजकुमार के लिए आसान नहीं था। मॉडरेट ने सनी की ओर देखा, एक क्षण के लिए कुछ सोचा, और फिर उसे अपनी हमेशा की तरह सुखद मुस्कान दी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दुख की बात है कि हमारे पास इस विनम्र बातचीत को जारी रखने के लिए ज्यादा समय नहीं है। जरूर, क्यों नहीं, मैं आपको निहिलिस्ट के बारे में बताऊंगा। वह मुस्कुराया, मैं शून्यवादी नहीं हूं, और न ही मेरा दूसरा रूप। फिर भी, जासूस, इस विशेष हत्यारे को पकड़ने में आपको बड़ी परेशानी होगी। सनी ने भौहें उठाईं। और ऐसा क्यों है? नियोन साइन की रोशनी में मॉडरेट की आंखें अशुभ सिंदूरी चमक से चमक उठीं। तुम्हें सच में नहीं पता? अच्छा, तुम यहाँ ज्यादा समय से नहीं हो। उसने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर मधुर स्वर में कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि निहिलिस्ट कोई खास नहीं है। जिस हत्यारे को आप ढूंढ रहे हैं, वो मिराज सिटी ही है। ये पूरा शहर ही हत्यारा है। सनी की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हारा क्या मतलब है? मॉडरेट मुस्कुराया और खिड़कियों में मदराती आकृतियों की ओर धीरे से सिर हिलाया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कहा। शिकार की तलाश में एक भी हत्यारा नहीं घूम रहा है। इसके बजाय कोई भी राहगीर कुछ समय के लिए शून्यवादी बन सकता है, अपने शिकार का वध कर सकता है, और फिर सामान्य हो सकता है। या यूं कहें कि मुझे कहना चाहिए कि वहां एक भी हत्यारा नहीं था। हो सकता है कि अब कोई हो। उसकी बातें अब कम समझ में आ रही थीं। सनी ने मुंह बनाया, फिर निराश स्वर में पूछा, एक बार फिर, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अब कोई वास्तविक शून्यवादी क्यों होगा, जबकि पहले कोई नहीं था? अपार्टमेंट परिसर पर नजर डालते ही सनी ठिठक गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि खिड़कियों में अब कोई आकृतियां नहीं थीं। वे सब गायब हो गई थीं, और इमारत खाली लग रही थी। मानो जो लोग उसे घूर रहे थे, उनकी रुचि खत्म हो गई हो, या फिर वे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरकर उस तक पहुंच रहे थे। मॉडरेट धीरे धीरे पीछे हट गया। आपको क्या लगता है ये जगह कैसे काम करती है, सनलेस? वह उदास होकर मुस्कुराया। सिद्धांततः इसे बेस्टियन के स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन महान दर्पण बहुत लंबे समय से उपेक्षित पड़ा है। इसे नियंत्रित करने वाला जादू टोना युगों युगों से विकृत और भ्रष्ट हो गया है। अपनी टोपी पहनकर मॉडरेट ने खून से सना हुआ स्विच ब्लेड अपनी जेब में छिपा लिया। या यूं कहें कि मिराज ने अपने महल की देखभाल के लिए जो संरक्षक छोड़ा था, वह विकृत हो गया है। प्रतिबिंबों में एक बहुत ही खास प्रतिबिंब, कास्टेलन। ये महल के स्वामी को महान दर्पण को नियंत्रित करने में मदद करने वाला था, लेकिन किसी समय ये टूट गया। वे मुस्करा उठे। अब बेचारी समझ नहीं पा रही है कि क्या करे। वह किसी को भी महल का स्वामी मानने से इनकार करती है, फिर भी अपना फर्ज निभाने की कोशिश करती है। इसीलिए जब मेरा दूसरा रूप ग्रेट मिरर का मेहमान बना, तो उसने मिराज सिटी बनाई। आखिरकार ये जगह उसकी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए ही तो बनी है। मॉडरेट हंसा। लेकिन सनलेस, जब और मेहमान आएंगे तो क्या होगा? जब मॉर्गन अपने भाई को मारने की कल्पना करेगी तो क्या होगा? जब तुम निहिलिस्ट को पकड़ने के बारे में सोचती रहोगी तो क्या होगा? क्या होगा जब ये सारे सपने आपस में टकराएंगे और एक दूसरे से संघर्ष करने लगेंगे? उसकी मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई और गहरी तथा भयावह हो गई। कल्पना का महल दूषित प्रभावों को हटाकर अपनी रक्षा करने की कोशिश करेगा। यह मिराज सिटी को इस तरह से सुधारेगा कि तुम्हारे मरने का एक विश्वसनीय कारण बन जाए। देखो, ये पहले से ही हो रहा है। आखिरकार किसी ने तुम्हें खत्म करने के लिए एक हत्यारा भेजा है। कौन जाने, शायद कोई असली शून्यवादी भी पहले ही रच दिया गया हो, मानो वह हमेशा से अस्तित्व में रहा हो। सनी के कटे हुए पेट से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन मॉडरेट ने मुंह बनाया और वह एक गली में भाग गया। ओह, और ऐसा है कि वह एक क्षण के लिए रुका और सनी को दया भरी नज़र से देखा। मिराज सिटी सिर्फ आपको ही नहीं हटाएगी, इसलिए अगर आप अपने साथ और लोगों को भी ले आए। खैर, मैं जाकर रेस्ट बाय वॉल्स को फ़ोन करूंगा। एक क्षण बाद वह चला गया, वर्षा के पर्दे में विलीन हो गया। सनी ने उसका अनुसरण नहीं किया। लाल नियॉन साइन की अशुभ रोशनी में अकेला छोड़ दिया गया तो वह कांप उठा। फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एफी जानता था कि वह कौन है, इसलिए वह उसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था। तथापि संत अध्याय 2489 संतुलन की खोज। मिस मॉर्गन, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? संत ने आह भरी। उसके सामने बैठी महिला कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह एक स्ट्रेट जैकेट में बंधी हुई थी, व्हीलचेयर पर बैठी थी और अपने पीले चेहरे पर एक गुमसुम भाव लिए चुपचाप अपने मरीज कक्ष की सलाखों वाली खिड़की में देख रही थी।
खिड़की के बाहर की दुनिया अंधेरी थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, सेंट के काम से छुट्टी मिलने का समय बहुत बीत चुका था। उसका शेड्यूल बिगड़ा हुआ था, जो बेहद निराशा का विषय था। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकती थी, इस मरीज ने वीआईपी शब्द को बिल्कुल नया अर्थ दे दिया था। इसलिए सेंट को उसके पास भेज दिया गया और उसे आदेश दिया गया कि वह उसकी हालत का जल्द से जल्द पता लगाए। वह पिछले कुछ समय से इस मरीज के साथ काफ़ी समय बिता रही थी, लेकिन हालात ठीक नहीं चल रहे थे। इससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही थी। मिस मॉर्गन एक कठिन पहेली थी। वह कभी कभी विक्षिप्त और कभी कभी बेहद चालाक भी होती थी, और उससे भी बदतर, वह अक्सर हिंसक घटनाओं को अंजाम देती थी। सबसे बुरी बात यह थी कि यह नाजुक सी दिखने वाली महिला हर बार जब भी उसे रोकने की कोशिश करती तो किसी न किसी तरह से अर्दली को भयानक और भयानक घाव दे देती थी। कई लोगों को पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था, जिनमें से कुछ तो पूरी तरह से अपंग और अपाहिज हो चुके थे। इसलिए मिस मॉर्गन को कठोर कारावास में डाल दिया गया और उन्हें नियमित रूप से शक्तिशाली न्यूरोलेप्टिक्स का कॉकटेल दिया जाता रहा, जिससे उनके हिंसक व्यवहार पर कुछ हद तक अंकुश लगा। लेकिन सेंट का काम और अधिक कठिन हो गया। आखिर वह ऐसे व्यक्ति से कैसे बातचीत कर सकती थी जो नशे में धुत था। ऐसा लग रहा था मानो अस्पताल के नेतृत्व का इस मरीज की मदद करने का कोई इरादा नहीं था और वे उसे केवल बंद कमरे में बंद रखने में ही संतुष्ट थे। एक और आह भरते हुए सेंट ने अपनी डायरी में एक नोट छोड़ा और जाने के लिए खड़ी हो गई। तो फिर मैं कल आपसे मिलूंगा। वह दरवाजे के पास ही पहुंची थी कि अचानक मॉर्गन बोल पड़ा। यह आज उसका पहला वाक्य था जिससे सेंट रुक गया। आज तुम में कुछ अलग है। संत कुछ क्षण तक रुके, फिर मुड़े। वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने मरीज को देखती रही। मॉर्गन ने भी उसका अध्ययन किया। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी? स्वाभाविक रूप से यह असंभव था। आइरिस का रंग मेलेनिन संतृप्ति स्तर से निर्धारित होता था और भूरे या गहरे भूरे रंग से लेकर जो कुछ खास रोशनी में काला दिखाई दे सकता था, हरे, नीले और स्लेटी जैसे हल्के रंगों तक भिन्न होता था। दुर्लभ मामलों में, जैसे कि एल्बिनिज्म, मेलेनिन पूरी तरह से अनुपस्थित होता था, जिससे आइरिस के पीछे रक्त वाहिकाएं उजागर हो जाती थीं और आंखें हल्के लाल रंग की हो जाती थीं। हालांकि वहां कोई भी व्यक्ति जीवंत, चमकदार सिंदूरी आंखों वाला नहीं था। संत ने धीरे से भौहें चढ़ाईं। मैंने अवश्य ही गलत देखा होगा। इस बीच मॉर्गन धीरे से मुस्कुराया। तुम असली हो, है ना? लेकिन कितना अजीब है, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, चूंकि तुम उस आदमी के साथ आए हो तो तुम भी उसी में से एक हो। वह बेसुध सी लग रही थी, बेतुकी बातें कर रही थी। दरअसल इस मरीज को दी गई एंटीसाइकोटिक दवाओं की मात्रा को देखते हुए यह एक चमत्कार ही था कि वह सुसंगत वाक्य बना पा रही थी। हालांकि मॉर्गन की मुस्कान किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं लग रही थी जिसे भारी मात्रा में ट्रैंक्विलाइजर दिया गया हो। वह हंसी। उसे कहो कि वह मुझसे मिलने आए। उसने सेंट के पीछे किसी चीज को देखा, फिर धीरे से सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह। तो फिर शायद मैं खुद उससे मिलने आऊंगा। ये कहते हुए वह एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ी, एक अनुपस्थित भाव से। स्पष्टता का वह संक्षिप्त क्षण मानो समाप्त हो गया था। सेंट कुछ पल चुप रही, फिर मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। गद्देदार स्टील का दरवाज़ा उसके पीछे एक जोरदार क्लिक की आवाज़ के साथ बंद हो गया। लगता है उसकी हालत और बिगड़ गई है। मुझे हर हाल में उसकी दवा बदलवानी ही होगी। बाहर गलियारे में एक अनजान नज़ और कुछ अर्दली घूम रहे थे। वह उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पाई, जो आम दिनों में अजीब होता। हालांकि हाल ही में कई नए लोग आए थे, और वह भी उसके पीछे वाले कमरे में बैठे मरीज की वजह से। सेंट को अभी तक उनके चेहरे याद नहीं थे। फिर भी इस तथ्य का अर्थ यह नहीं था कि वे नए थे, इसलिए उनके पास अपने कर्तव्यों का निर्वहन खराब तरीके से करने का कोई बहाना था। संत ने भौहें चढ़ाईं, फिर खुद को मजबूर कर बोला, क्या आपको पता है कि अभी समय क्या हो गया है? अभी तक किसी ने मरीज को बिस्तर पर लिटाने में मदद क्यों नहीं की? क्या आप उसे पूरी रात व्हीलचेयर पर ही रखने की योजना बना रहे थे? एक अर्दली ने नीचे देखा। माफ करना डॉक्टर, हम उसे अभी बांध देंगे। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए संत उन्हें पीछे छोड़कर चली गई। उसका शेड्यूल पहले से ही अस्त व्यस्त था, लेकिन अगर एक चीज थी जिससे वह समझौता नहीं कर सकती थी तो वह थी अच्छी नींद। नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का आधार है, इसलिए सेंट ने एक स्वस्थ नींद चक्र का ध्यानपूर्वक पालन किया। उसे समय पर काम खत्म करके जल्दी घर लौटना होता था। कुछ ही देर में सेंट अस्पताल की इमारत से बाहर निकली, छाता खोला और अपनी कार की तरफ चल पड़ी। चलते चलते उसने समय देखने के लिए फ़ोन पर नज़र डाली और देखा कि एक खास नंबर से 1 दर्जन मिस्ड कॉल्स थीं। ऐसा लग रहा था कि जासूस सनलेस ने उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। सेंट ने होंठ भींचते हुए उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और अपना फ़ोन रख दिया और उसकी जगह कार की चाबी निकाल ली। अपनी कार के पास पहुंचकर उसने धीरे से सांस छोड़ी और ऊपर देखा। अस्पताल शहर के बाहरी इलाके में प्रतिष्ठित उत्तरी उपनगरों में स्थित था।
इसलिए सामान्य दिनों में ये दृश्य काफी मनोरम होता, लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया बारिश से ढकी हुई थी और तारे तूफानी बादलों के घने समूह में छिप गए थे। सेंट को बस उत्तर में शहर के ऊपर बने विशाल बांध पर पड़ने वाली स्पॉटलाइट्स ही दिखाई दे रही थीं। उसके पीछे मिराज सिटी की 3 बड़ी झीलों में से एक थी। भारी बारिश के कारण उसका जलस्तर बढ़ गया था, इसलिए हाल ही में पुनर्निर्मित बांध के द्वार खुले थे। सेंट दूर से ही गिरते पानी की आवाज़ सुन सकता था। वह पानी मुख्य झील मिरर लेक को पानी देता था और अगर वह काफ़ी न हो तो दबाव कम करने के लिए दक्षिणी बांध के द्वार भी खोल दिए जाते थे। इस तरह 3 कृत्रिम झीलों की एक प्रणाली के इर्द गिर्द बसा मिराज सिटी तूफान के मौसम में डूबने से बचा रहा। संतुलन बनाए रखते हुए, ज़रूरत पड़ने पर दबाव कम करते हुए और तीनों झीलों के बीच पानी को बहने देते हुए ये सुरक्षित और स्वस्थ बना रहा। आखिरकार सभी प्रणालियां संतुलन को सबसे ज़्यादा महत्व देती हैं। यही उनका स्वभाव था। मानव मन भी कुछ ऐसा ही है। उसे स्वस्थ रहने के लिए संतुलन की आवश्यकता होती है। सभी विकार अस्थिरता और असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। सेंट को आश्चर्य हुआ कि मिस मॉर्गन का असंतुलन क्या था। दुनिया की हर चीज़ अपनी उंगलियों पर रखने वाली मिस मॉर्गन में ऐसी क्या कमी थी? या फिर यही समस्या की जड़ थी? तथ्य यह है कि उसके पास बहुत कुछ था। अपना सिर हिलाते हुए सेंट ने अपनी कार का ताला खोलने के लिए चाबी उठाई। तभी उसे अपने पीछे हलचल महसूस हुई और अचानक उसकी गर्दन के चारों ओर कोई नुकीली और पतली चीज़ लिपटी हुई दिखाई दी। मेरा गला घोंटा जा रहा है। सेंट ने खुद को अजीब तरह से शांत पाया, इस तथ्य के बावजूद कि किसी ने उसके गले में एक गैरोट लपेटा हुआ था, जैसे कि इस तरह की परिस्थितियां उसके लिए कोई नई बात नहीं थीं, बल्कि परिचित और मामूली थीं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया की विचित्रता को नोट किया और बाद में विश्लेषण के लिए इसे सुरक्षित रख लिया तथा तर्कसंगत रूप से यह आकलन किया कि अभी आत्मचिंतन का समय नहीं है। उसकी सहज बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया, जिससे साबित हो गया कि अनगिनत घंटों की ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। इससे पहले कि सेंट समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसका शरीर अपने आप हिल गया और उसने बमुश्किल अपना हाथ ठंडे गैरोट और गर्दन के बीच डाला, इससे पहले कि तेज डोरी कस गई। बारिश ने चारों ओर सब कुछ छिपा दिया था। उसकी सरसराहट सारी आवाज़ों को दबा रही थी। अस्पताल की खिड़कियों से रोशनी आ रही थी जो 100 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन अगर सेंट चीखती भी तो कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। ऐसा नहीं था कि वह अपने गले पर पड़ रहे दबाव के कारण चीख भी पाती। हमलावर ने गैरोट खींचा और सेंट अचानक सांस लेने में असमर्थ हो गईं। डोरी ने उनकी उंगलियां काट दी, उन्हें काटने की धमकी दी और उन्हें अपनी कलाई से खून बहता हुआ महसूस हुआ। स्थिति की भयावहता के बावजूद सेंट को झुंझलाहट का एहसास हुआ। उसके ट्रेंच कोट की आस्तीन, उसके नीचे ब्लाउज, खून के धब्बे धोना कितना मुश्किल होने वाला था। ट्रेंच कोट तो अपनी हाइड्रोफोबिक कोटिंग के कारण बच सकता था, लेकिन महंगे ब्लाउज का कपड़ा तो बिल्कुल खराब हो जाएगा। लेकिन फिर दोबारा शायद उसे अपने कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह मर चुकी होगी। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कौन? एक हिंसक लुटेरा, एक विक्षिप्त मरीज, एक जुनूनी पीछा करने वाला। कुछ भी और सब कुछ संभव था। वह अपने पीछे उसके भारी शरीर को महसूस कर सकती थी, जो उसे अपने भारी शरीर में दबा रहा था और राक्षसी ताकत के साथ गैरोट को खींच रहा था। चाहे सेंट ने अपने शरीर को व्यायाम और निखारने में कितना भी समय बिताया हो, वह कभी भी उस प्रतिद्वंद्वी को पराजित नहीं कर पाएगी जो उससे कहीं अधिक बड़ा, इतना अधिक भारी और इतना अधिक मजबूत था। आखा, उसके होठों से एक कर्कश, अशोभनीय आवाज निकली। धिक्कार है। अपना वजन संभालने के लिए हमलावर के ऊपर झुकते हुए सेंट ने अपना पैर उठाया और अपने बूट के तले को कार के दरवाजे पर पटक दिया। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। सेंट ने कार पर एक शक्तिशाली बल लगाया और उसे भी उतनी ही ताकत से विपरीत दिशा में धकेला गया। कार तो नहीं हिली, लेकिन सेंट और उसका गला घोंटने वाला व्यक्ति पीछे की ओर गिर गए। वह अगली कार से टकरा गया, जिससे उसमें गड्ढा हो गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। उसी समय सेंट ने उसके सिर के पिछले हिस्से को अपने चेहरे पर दे मारा। एक क्षण के लिए गैरोट पर खिंचाव कमजोर पड़ गया, जिससे वह मुक्त हो गई। सेंट तेज सांसें लेते हुए लुढ़क गई। उसे अब अपने कपड़े गंदे करने की परवाह नहीं थी, उसे तो बस एक बार फिर सांस लेने की चिंता थी। एक हाथ से खुद को संभालते हुए उसने सावधानीपूर्वक अपनी अगली कार्रवाई की योजना बनाने का प्रयास किया। ... हर किसी के पास एक योजना थी जब तक कि उन्हें चेहरे पर लात नहीं पड़ गई। किसी का भारी बूट उसके गाल की हड्डी से टकराया, जिससे सेंट जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही देर बाद एक जोरदार लात उसकी पसलियों पर लगी, जिससे वह कार के किनारे जा गिरी। अरे बकवास! अरे मूर्ख, क्या तुम एक लड़की को भी नहीं संभाल सकते? अपना मुंह बंद करो। मुझे लगता है उसने मेरी नाक तोड़ दी है। धिक्कार है। संत ने अपनी स्तब्धता के बावजूद आवाजें सुनी। उनमें से 2। उसने दांत पीस लिए, फिर कार का सहारा लिया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। 2 काले आकृतियों में से एक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। देखो, वह खड़ी हो गई।
इस बार हमें मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ेगा, है ना? दूसरे ने अपना हाथ नीचे कर लिया, जिससे उसका खून से सना चेहरा दिखाई दिया और उसने गुस्से से उसकी ओर इशारा किया। किसे परवाह है, उसे पकड़ो। पहला आदमी मुस्कुराया। कठोर वाले लंबे समय तक चलते हैं। मुझे ये पसंद है। एक सेकंड बाद एक तेज शिकार चाकू की धार उसके हाथ में चमक उठी। संत ने चाकू को अजीब उदासीनता से देखा। उसने सशस्त्र प्रतिद्वंद्वी से अपनी रक्षा करने की अनगिनत तकनीकें सीखी थीं। हालांकि जिन प्रशिक्षकों के साथ उसने काम किया था उन सभी ने उसे एक ही बात बताई थी, चाकू के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव भाग जाना है। भाग जाना ही सर्वोत्तम समाधान था। तो उसने ठीक वैसा ही किया। संत पीछे मुड़कर भाग गया। जमीन फिसलन भरी थी और उसके डिजाइनर बूटों में एड़ी थी। फिर भी उसकी फॉर्म और गति काफी प्रभावशाली थी। जब तक दोनों हमलावर प्रतिक्रिया करते तब तक वह उनके और अपने बीच थोड़ी दूरी बना चुकी थी। हालांकि उन्होंने बिना समय बर्बाद किए उनका पीछा किया। भागो भागो भागो। सेंट की इच्छा थी कि वह अस्पताल की ओर दौड़े, लेकिन दुर्भाग्य से हमलावरों ने उस दिशा में जाने से मना कर दिया था। इसलिए वह सड़क की ओर दौड़ी। किसी तरह ये गलत लगा। तार्किक रूप से सेंट समझ गई कि दो बड़े, मजबूत, बेहतर हथियारों से लैस दुश्मनों से भागना सही था। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो इस विचार के खिलाफ था। हालांकि वह जीना चाहती थी, इसलिए उसने उस अकथनीय भावना को दबा दिया। जब तक सेंट सड़क पर पहुंची, हमलावर लगभग उसे घेर चुके थे। उसे उम्मीद थी कि वहां से गाड़ियां गुजर रही होंगी, लेकिन अफसोस की बात है कि सड़क अंधेरी और खाली थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सड़क के दूसरी ओर एक कार खड़ी थी और ड्राइवर बाहर धूम्रपान कर रहा था तथा उसने बारिश से बचने के लिए सिगरेट को अपनी हथेली में छिपा रखा था। आशा। संत ने अजनबी को पुकारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन शब्द उसके होठों पर ही जम गए। शायद यह उसके काले दस्तानों की वजह से था, या शायद यह उसकी आंखों में चमकीली, भयानक नज़र की वजह से था। लेकिन वह सहज रूप से जानती थी कि वह आदमी उसकी मदद नहीं करने वाला था। इसके विपरीत वह हमलावरों में से एक था, शायद उनका ड्राइवर। वहाँ 3 हैं, और वह घिर गई। तभी सिगरेट पीने वाले आदमी ने उसे देख लिया। उसने भौहें चढ़ाईं, सिगरेट फेंक दी और सड़क पार कर गया, जिससे उसे भागने की कोई जगह नहीं मिली। मुझे क्या करना? संत थोड़ा हताश महसूस करते हुए स्तब्ध रह गए। ... अगले ही पल बारिश से बचते हुए एक पुरानी काली कार प्रकट हुई, जिससे तीसरा हमलावर उसके हुड के ऊपर से उड़ गया। उसका शरीर एक हल्की सी आवाज के साथ सड़क पर गिरा और वहीं पड़ा रहा, टूटा हुआ और निश्चल, जबकि कार फिसलकर रुक गई। उसका दरवाज़ा खुला और कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके बारे में सेंट ने कभी सोचा भी नहीं था, उसमें से बाहर निकला। ये वह आदमी था जिसका नंबर उसने हाल ही में ब्लॉक किया था, डिटेक्टिव सनलेस। वह अपनी पूर्व मरीज को बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही। उसे देखकर उसे राहत भी महसूस हुई और उलझन भी। और खुश, मानो उसका वहां होना दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। कोई संरक्षक देवदूत नहीं। गहरे रंग के कपड़े पहने और उससे भी अधिक गहरे भाव लिए उसकी निजी शैतान ने सेंट के पीछे देखा और क्रोधित हो गई। अरे कमीनो, तुम मेरे थेरेपिस्ट को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या तुम दोनों पतित नीच लोग जीने से थक गए हो या क्या? अगर थक गए हो तो सबका समय बर्बाद करना बंद करो और यहाँ आ जाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह एक क्षण के लिए रुका और सिहर उठा। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। हाँ, मैं यही करूंगा। नहीं, तुम जानते हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा।